सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं सी सेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सी सेट की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मैं पिछले सप्ताह बात कर चुका हूँ। अब उसी रणनीति के एक हिस्से को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और वह हिस्सा है कंप्रिहेंशन का, बोधगम्यता का, जो आपके सिलेबस का पहला ही पॉइंट है, बोधगम्यता। देखिए, यहाँ जो शब्द है वह है बोधगम्यता। हिंदी में यदि मैं समझाऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से आप तक अपनी बात पहुंचा सकूंगा। ये अर्थ नहीं है, अर्थगम्यता नहीं है। हिंदी में जो इसका अनुवाद हुआ है वह है बोधगम्यता। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नहीं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें बोध की प्राप्ति हुई थी। और चूंकि बोध की प्राप्ति हुई थी इसीलिए उन्हें कहा गया बुद्ध। बुद्ध यानी कि जिसे बोध हो गया हो। बोध और ज्ञान के इस फर्क को आप समझ लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 80 में कम से कम 25 प्रश्न बोधगम्यता से आते ही आते हैं। यदि आपने इस पर मास्टरी हासिल कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बाकी जो थोड़े से अंक की आपको ज़रूरत होगी, उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें कैसे आप हासिल करेंगे, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो यहाँ जो मेरा जोर है वह कंप्रिहेंशन पर है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बोधगम्यता पर मास्टरी हासिल करना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप उसकी बारीकियों को समझ सके। पहली बात, मैं बारीकियों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह मास्टरी नहीं आ सकेगी। मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये देखा है कि उन्हें लगता है कि अरे यार, ये छोटा सा तो अंश है, हिंदी में ही है, पढ़ेंगे और समझ जाएंगे और वहाँ आंसर दे लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब वहाँ वो आंसर देते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही ही होगा, यही आंसर होगा। लेकिन जब किसी दूसरे से पूछते हैं और मिलान करते हैं तो सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये मैंने जल्दबाजी में कर दिया। नहीं, जल्दबाजी में नहीं किया। आप अगर टाइम लेते तब भी उसी गलत आंसर को ही टिक लगा करके आते, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। आपने इस पूरे के पूरे अंश को केवल ज्ञान के स्तर पर देखा है, बस ज्ञान, जबकि ये ज्ञान नहीं है, ये बोध है, पहली बात। और इसके बाद जो दूसरा शब्द है वह है गम्यता। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए, ज्ञान लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ करके विश्लेषित करके ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ गम्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। गम्य का मतलब है गमन करना, जाना, सैर करना, आगे बढ़ना, चलना, गम्यता। आपने अंश को पढ़ा, अर्थ आपको समझ में आ गया, ये अर्थ हुआ, ये ज्ञान हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं रुक जाएंगे तो प्रश्नों के सही विकल्प को आप नहीं पकड़ पाएंगे। और जो विकल्प दिए जाते हैं, याद रखिए, वो इस तरीके के सोच समझकर दिए जाते हैं कि आपका आंसर ये होगा, क्योंकि जो तैयार कर रहा है वो कोई मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है, वो कुछ सीमा तक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी है। वह जानता है कि जैसे ही आप इस अंश को पढ़ेंगे, और जो मैंने यहाँ प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को पढ़ते ही आपके दिमाग में 1-2 उत्तर कौंधेंगे। वो बाकायदे उन कौंधे जाने वाले उत्तरों को आपके ऑप्शन में शामिल कर लेता है।
और फिर ढूंढ करके धीरे धीरे सोच करके वह उसमें एक दो ऐसे ऑप्शन डालता है कि यदि आप थोड़े से और भी गहरे उतर करके और उसे समझने की कोशिश करेंगे तो इन दो में फंस जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक उत्तर वहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से है, नॉट एट ऑल। आप उन दो में फंस जाएंगे। यदि आप जरा सा भी बोध के स्तर पर उतरने की कोशिश करेंगे तब जो फंसने के लिए ऑप्शन बचेंगे वो दो होंगे, और यदि आप नहीं उतरेंगे बोध के स्तर पर तो ऊपर के जो दो ऑप्शन हैं जो नॉलेज से रिलेटेड है उनमें से आप एक में निशान लगा देंगे और फिर तो फंस ही गए, बात खत्म हो गई। बोध गम्यता, इसका मतलब है कि पहले आपको बोध करना है और बोध करने के बाद भी आगे चलना है। उस बोध से भी आगे का कोई बोध हो सकता है। ऐसा नहीं कि बोध में जो आपको आंसर सूझ गया आंसर वही है, हो सकता है कि आंसर उसके आगे भी हो। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। देखिए, कंप्रिहेंशन बाकायदे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपके सिलेबस में दो और पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें एक पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अंतर वैयक्तिक, मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद उससे बातचीत करते हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल है, बातचीत करते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। और उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वह शामिल होती है। आप मिलते हैं, उससे फिर क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, अपने इशू पर बात करते हैं, किस तरीके से आप इंटरपर्सनल जब किसी से मिलते हैं तो उसको प्रभावित कर सकते हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स हुआ। और बातचीत करने का आपका कौशल कैसा है उसके साथ वह हो गया इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद फिर एक और पॉइंट है, वह है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णयन, यानी कि आप कैसे निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। आप मुझे बताइए, आप पिछले 5 साल के पेपर निकाल लीजिए। 2011 से सी सेट आ गया है, पिछले जब से आया है तब से पेपर निकाल लीजिए और मुझे बताइए कि क्या इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पर कोई अलग से प्रश्न पूछा गया है। मुझे ये भी बताइए, क्या डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अलग से प्रश्न पूछा गया है। आपका उत्तर होगा नहीं। तो सवाल यह है कि जब अभी तक इस पर प्रश्न पूछे ही नहीं जा रहे हैं तो भैया आपने सिलेबस में इसे शामिल क्यों किया है, हटा दीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो शायद सही नहीं सोच रहे हैं। ऐसा कैसे? सर, अभी अभी आपने कहा कि इन पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है और आप कह रहे हैं कि आप सही नहीं सोच रहे हैं, हम सही नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 3 पॉइंट हैं, कंप्रिहेंशन का, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल एंड थर्ड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों एक ही हैं। और सच पूछिए तो जो कंप्रिहेंशन होता है उसी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के जरिए ही इस बात को चेक कर लिया जाता है कि आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, डिसीजन मेकिंग आपका कैसा होता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी होती है। आप बताइए कि जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स पहले सुनेंगे तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। कल्पना करके देखिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है। वो समझ ही नहीं पाता कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, वो समझता है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है। तो हो गया गड़बड़, समझने में उसने गलती कर दी, कंप्रिहेंशन में गलती हो गई। अब वो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर डिसीजन लेगा कि भैया जो इसको घुटन हो रही है तो घुटन के बारे में क्या किया जाए, दवाई दी जाए, क्या की जाए, कौन सी दवाई दी जाए, वो डिसीजन ले लेगा। और डिसीजन के बाद आपकी समस्या का निराकरण बता देगा कि भैया ये टैबलेट खा लो, ये टैबलेट एक दिन में 3 बार खाना है, भूखे पेट मत खाना, और ये गर्म पानी से लेना है। ख़त्म हो गई बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो आपको कहीं मेरी बात से इस बात का आभास लग रहा है कि जो कंप्रहेंशन होता है वह अपने आप में ही सचमुच में किस तरीके से ये तीनों को समेटे हुए है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैंने बहुत ही गहराई से इसे मार्क किया है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में इन दोनों का भी समावेश होता है। किनका? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का, डिसीजन मेकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्योंकि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से आप एक ऑप्शन का चयन करते हैं ना, यानी कि डिसीजन लेते हैं कि आउट ऑफ दिस 4 विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज करेक्ट, मेरे अनुसार यह करेक्ट है। तो आपने ये डिसीजन लिया ना। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर इस सिलेबस में शामिल किया गया है तो गलत किया गया है या सही किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जहाँ तक अर्थ की बात है, बोधगम्यता की मैंने आपसे बात बताई। देखिए, जो अर्थ होते हैं उसके 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। चूँकि समय अब मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है तो मैं केवल संकेत के तौर पर इनके बारे में यहाँ बता देता हूँ। और वो ये कि एक जो अर्थ होता है वह शाब्दिक होता है, लिटरल मीनिंग होता है उसका। जब उसके आप थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो आप उसके भावार्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल मीनिंग। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। तीसरा एक और स्तर आता है जिसे हम कहते हैं तार्किक निष्कर्ष, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इवेलुएटिव मीनिंग। इन तीनों को जब आप समझ लेंगे और इस्तेमाल करेंगे तब सही मायने में बोधगम्यता के प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप इन बातों को ध्यान में रख करके ही यदि बोधगम्यता की प्रैक्टिस कर सकेंगे तभी बात बनेगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि सही में बात बन सकती है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।